हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबके डिमांड पर क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव आंसर की लेकर आ चुका हूं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस है, इसलिए आपको पूरा क्लास को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूं आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर लिखाया गया है वो काफी इजी लैंग्वेज से लिखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा और समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है? इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में लिखें। तो इतिहास लेखन के जो साहित्यिक स्रोत है वो क्या क्या है यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत अनेक रूपों में उपलब्ध हैं। इन्हें निम्न वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। तो जो साहित्यिक स्रोत है ये कई रूपों में उपलब्ध है, तो हम लोग इसको वर्गों में बांटेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ, यानी साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले क्या आते हैं? वेद आते हैं। और आप सबको पता है कि जो वेदों की संख्या है टोटल कितनी है? वो 4 है। वो कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले ऋग्वेद आता है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में आता है अथर्ववेद। तो यहाँ पे वेद से भी हमको इतिहास लिखने में काफी सहायता मिली है। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमारा आता है कौन कौन सा ग्रंथ आता है? गोपद ब्राह्मण, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण आदि। इसके अलावे महाभारत और रामायण भी है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे कौन कौन से हो गए? वेद हो गए, उसके बाद यहाँ पे हो गया गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और इसके अलावा महाभारत और रामायण। इससे भी क्या हुआ? इतिहास लेखन में काफी सहायता मिली है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? ब्राह्मण ग्रंथ को देखा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर यानी गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गैर ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले आता है कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रिपिटक, उसके बाद यहाँ पे है ललित विस्तर, उसके बाद है यहाँ पे मिलिंद पन्हो, उसके बाद दीपवंश, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा महावंश। ये सारे क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। और ये सारे ग्रंथ किस में आते हैं? ये गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। चलिए, तो अब गैर ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख लेते हैं क्या है? जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आप जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ में आता है हमारा भगवती सूत्र, उसके बाद 12 आगम, उसके बाद 10 प्रकीर्ण, उसके बाद आदि पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि। तो ये सारे कौन से ग्रंथ हैं? ये सारे जैन ग्रंथ हैं। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से हो गए? यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब यहाँ पे तीसरा नंबर पे देखेंगे हम लोग लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं? यानी अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। उसके यहाँ पे आता है कौन? मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। उसके लास्ट में आता है हमारा इंडिका, जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि लौकिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। जी हाँ, तो अब चौथे नंबर पर देख लेते हैं कौन सा आता है। इसमें आता है हमारा विदेशी विवरण, यानी विदेशी यात्रियों जितने भी विवरण लिखे हैं उसमें से आते हैं सबसे पहले इंडिका, जिसको मेगास्थनीज लिखा था। उसके बाद फाहियान का विवरण और हुएनसांग का विवरण। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो इतिहास का लेखन है इसके साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में भी आते हैं हमारे जैन ग्रंथ, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर पर देखा लौकिक साहित्य, जिसमें आते हैं अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। और चौथा में हमारा है विदेशी विवरण, जिसमें आता है हमारा इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। उसके बाद फाहियान का विवरण और हुएनसांग का विवरण। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो इतिहास के लेखन है यानी इतिहास को जो लिखा गया है कौन कौन से साहित्यिक स्रोतों से लिखा गया है, हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा है। तो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश के प्रमुख शासकों को लिखें। यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और इस वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं, यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोला है। तो इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप सबको बताइए कि जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोक, दशरथ एवं कुणाल और अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ की चर्चा है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद यहाँ पे जो प्रमुख शासक हुए उसका बेटा यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार, ये भी महान शासक थे। उसके बाद में बिंदुसार का जो बेटा है अशोक, जिसको अशोक महान भी कहा जाता है, वो भी एक क्या थे? प्रमुख शासक थे। उसके बाद में आए कौन? दशरथ आए, कुणाल आए और अंतिम शासक जो थे किसके? चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश के थे, वो थे बृहद्रथ। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको याद रखने हैं बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अशोक था यह मौर्य वंश का कितनावां शासक था? यहाँ पे आपने देख चुका है कि ये किसरा यानी तीसरा नंबर पर ये शासक बना था। उसका बाप कौन था? बिंदुसार, जो कि दूसरे नंबर पर था। और सबसे पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। यहाँ पे पूछा गया है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो यहाँ पे स्तूप जो है क्यों बनाए जाते थे? आप सबने पढ़ चुका होगा कि जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये क्यों बनाए गए थे, यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से समझ लेते हैं। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। तो वो कौन सी जगह थी जिनको पवित्र माना जाता था? इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। यानी ऐसी जगह थी जहां पर बुद्ध की अस्थियां यानी बुद्ध की हड्डियों को गाड़ दिया गया था और उनसे जुड़े जितने भी सामान थे, जिनको उन्होंने यूज किया था, इस्तेमाल किया था, वे सभी सामान को गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था और जिन जगह पर, जिन स्थान पर इन सभी को गाड़ा गया था तो उसको क्या कहा जाता था? यानी स्तूप कहा जाता था। इस प्रकार बुद्ध के विभिन्न अवशेषों को विभिन्न जगहों पर सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए गए। यानी गौतम बुद्ध के जितने भी अवशेष थे, उनकी जितनी भी हड्डियां, जितने भी सामान थे, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए उनको अलग अलग जगह पर स्तूप बनाकर रखा गया था। और दूसरी सदी ईसा पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनवाए गए थे। तो हम लोगों ने पढ़ भी चुका है कि सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर चुका था। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो स्तूप है ये क्यों बनाए जाते थे। ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि जो गौतम बुद्ध के अवशेष थे, जितने भी इनके सामान थे, इन सभी को वहां पर सुरक्षित रखा जाता था, जिसके कारण से स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? अग्रहार क्या है? तो अग्रहार क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। तो आप सबको बताइए होगा कि जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था? यानी पूजा पाठ करना। तो जो पूजा पाठ करते थे राजा के दरबार में, तो उनको क्या दिया जाता था? भूभाग, यानी उनको दान पर जमीन दिया जाता था और उन जमीन के टुकड़े को ही क्या बोला जाता था? अग्रहार बोला जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। और जैसा कि आप सबको पता है कि जितनी भी जनता थी सबसे कर वसूला जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से कर वसूला नहीं जाता था क्योंकि वो लोग क्या करते थे? धार्मिक कर्मकांड को किया करते थे, जिनसे उनको और भी तोहफे में क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था और उस भूमि का नाम ही अग्रहार था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था और ब्राह्मणों को यह भी अधिकार था कि वे स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूल सके और अपना जीवन यापन को कर सके। तो हम लोगों ने देख लिया कि अग्रहार क्या था। तो अग्रहार एक भूभाग था जो कि राजा द्वारा ब्राह्मणों को तोहफे में दिया जाता था। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे 5 को भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को बताइए। तो भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं थी यहाँ पे आपको बताने बोला है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रणेता एकेश्वरवाद पर बल देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी भक्ति आंदोलन के लोग थे वो एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर विश्वास रखते थे। वे कर्मकांड एवं आडंबर को मिथ्या बताते थे, यानी जो भी कर्मकांड यानी जो भी धार्मिक क्रियाएं होती थी इन सभी क्रियाओं को क्या मानते थे? वो मिथ्या यानी गलत मानते थे। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया और जो भी जात पात का भेदभाव था इन सभी को त्यागने पर क्या दिया? बल दिया, सबको त्यागने को कहा। साथ ही अस्पृश्यता का विरोध किया और जो भी समाज में अस्पृश्यता यानी जो भी छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, इन सभी का क्या किया? विरोध किया।
प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीति का विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया और समाज में जितनी प्रकार की कुरीतियां थी, जितनी भी प्रकार की बुराइयां थी, जैसे कि ऊंच नीच, जाति पाति, इन सभी को क्या किया, इन सभी का उन्होंने विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। और उस समय क्या था कि लोग, जो ऊंची जाति के लोग थे, अपने आप को चरित्रवान मानते थे। मतलब जो ऊंची जाति का हुआ उसका यानी वो क्या है, चरित्रवान है, और जो नीची जाति में पैदा हुआ है वो चरित्रहीन है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिनका चरित्र अच्छा है उनको क्या माना, ये चरित्रवान माना, चाहे जात उसका कोई सा भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो भक्ति आंदोलन था उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए और समझने की साथ साथ में कोशिश कीजिए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। यानी विजयनगर साम्राज्य का ह्रास यानी पतन कैसे हो गया, इनके क्या क्या मुख्य कारण थे, हम लोग इसकी आज की इस क्लास में इसको चर्चा से पढ़ते हैं। तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पे दो नदियां, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, तो इन दोनों नदियों के बीच में एक क्षेत्र था, क्या था, रायचूर। रायचूर दोआब, तो दोआब किसको बोला जाता था, यानी दोआब उन भूभाग, उन जमीन को बोला जाता था जो दो नदियों के बीच में होता था। तो रायचूर भी क्या था, दो नदियों यानी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में था, और ये काफी क्या था, उपजाऊ था और महत्वपूर्ण क्षेत्र भी था। यही रायचूर दोआब मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण बना, और यही कारण था कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लगातार संघर्ष रहा दोआब के क्षेत्र को जीतने के लिए, क्योंकि ये काफी क्या था, उपजाऊ था और महत्वपूर्ण क्षेत्र भी था। और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट अथवा रक्षस तंगड़ी के युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य को परास्त किया। इस प्रकार विजयनगर पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, और जिसके कारण से क्या हुआ कि जब 23 जनवरी 1565 को तालीकोट अथवा रक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ, उसमें क्या किया कि बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को हरा दिया, जिस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि इनका जो पतन होने का मेन कारण था, मेन रीजन था, वो क्या था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रही है क्लास तो आपको लाइक जरूर से कर देना, और समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस पर सुधार कर सकूं। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और थोड़ा सा मेरी आवाज फंस चुकी है, लेकिन आप सबको मैनेज कर लेना आज की इस क्लास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया है, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया, कारण बताइए। तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, तो इसके क्या क्या कारण थे। तो आप सबको पता ही होगा कि जजिया कर जो था ये क्या था, एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया था। तो आप सबने पढ़ा होगा कि सबसे पहले उन्होंने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। उसके बाद 1564 ईस्वी में उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया कि था। यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर था। और जो जजिया कर था ये कौन सा कर था, यानी ये गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान लोग नहीं थे उनसे लिया जाने वाला कर था। इस कर को समाप्त करने के पीछे वजह यह थी कि वे अपने को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। और इस कर को समाप्त करने का उसका मुख्य रीजन यह था कि वे अपने आप को राष्ट्रीय शासक यानी सबके लिए शासक मानना चाहता था, क्योंकि सिर्फ जो जजिया कर लिया जाता था गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जिसके कारण से मतलब क्या हो गया कि एकता की भावना नहीं रही, जिसके कारण से वो सभी को एकजुट में रखना चाहता था, जिसके कारण से उन्होंने क्या कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। और इसके लिए प्रयासरत भी था, मतलब कि वे राष्ट्रीय शासक बनने के लिए बहुत बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि क्या हो जाए, यानी हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। साथ ही अकबर सुलह कुल की नीति में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है सबसे शांति रखने का सिद्धांत। और उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, यानी पूरे साम्राज्य में क्या हो, शांति की भावना हो। ऐसा कर वह हिंदुओं को अपने नजदीक लाने में सफल रहा, यानी 1564 में उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, फिर उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को एकजुट में बांध दिया, जिसके कारण से अकबर महाशासक कहलाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि उनका जो मकसद था जजिया कर को समाप्त करने का वो क्या था। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से आप क्या समझते हैं। तो आपने सुना होगा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो इससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कैबिनेट मिशन थे, जब यानी भारत छोड़ने की बात हो रही थी, तो उस समय मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हमको अलग देश यानी पाकिस्तान दिया जाए, तो वही मांग उन्होंने कैबिनेट मिशन के पास रखा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया और उसी दिन क्या किया कि जो मुस्लिम लीग थे जो कि पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और उसी दिन उन्होंने क्या किया, फैसला किया यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और इसमें कई हजार लोग मारे गए। और उसी दिन क्या हो गया, कलकत्ता में दंगा स्टार्ट हो गया, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी दंगा हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसका रीजन क्या था, वही था यानी पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग जब उन्होंने कैबिनेट मिशन में रखा तो क्या हो गया, लोगों के बीच में दंगा हो गया जिससे कई हजार लोग मारे गए और उसी दिन को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। अगर आपको एग्जाम में आता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो वो मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 को अच्छी तरीके से समझ चुका। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कलकत्ता नगर का निर्माण कैसे हुआ, यानी जो कलकत्ता शहर है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, यानी जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें किसकी हार हो गई थी, यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला ना किया जा सके, और जब सिराजुद्दौला हार गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि यहाँ पे एक ऐसा किला बनाए जिससे कोई भी इस पर आसानी से हमला न कर पाए। कलकत्ता, सूतानोती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर बनाया गया था, और जो किला बनाया गया था इन तीनों गांवों को मिलाकर के बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, और दक्षिण में जो गांव थे गोविंदपुर, तो वहां के जितने भी लोग बुनकर थे और जो भी व्यापारी थे उन सभी को क्या करने का, हटाने का फैसला किया। तो इस प्रकार से कलकत्ता नगर का निर्माण हुआ था। तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद वहां पर एक किला बनाने का फैसला किया जिससे कि कोई भी इस पर आक्रमण ना कर सके। उसके बाद उन्होंने जो 3 गांव थे, 3 गांव में जो दक्षिण में पड़ने वाले गांव थे गोविंदपुर, वहां के व्यापारी को, बुनकरों को हटा दिया, इन जगह को साफ कर दिया गया जिससे कलकत्ता नगर का निर्माण हो गया। जी हाँ, तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आप लोग इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, यानी जब सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, तो इसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए थे, यहाँ पे आपको सवाल पूछा है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे, और इस सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए फौजियों के लिए उन्होंने क्या किया था, कई कानून पारित कर दिया था जिससे कि फौजियों के लिए क्या हो जाए, काफी आसानी हो जाए। मई और जून 1857 ईस्वी में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। तो इस विद्रोह को जो कुचलने का सबसे पहला कदम था वो था मार्शल लॉ, यानी इस लॉ के तहत ये नियम पारित किया गया था कि जो भी क्या है, भारतीय हैं और जो भी अंग्रेज है, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो या फौज क्यों ना हो, जिस पर भी विद्रोह करने का शक हो उसको गिरफ्तार कर ले और उसको क्या कर दे, सजा दे दे। और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, यानी जो भी मुकदमा होता था उन सभी को रद्द कर दिया गया था, यानी जिसको भी शक हो, शक के बुनियाद पर क्या कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो और उसको मौत की सजा दे दो। तो ऐसा कानून लागू किया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। यही कदम अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए मुख्य रूप से उठाए थे। जी हाँ, और ये निश्चित कर दिया गया था कि जो भी विद्रोही होगा उसके लिए एक सजा क्या है, सजाए मौत, यानी जिस पर भी क्या हो, आपको विद्रोह करने का शक हो उसको गिरफ्तार कर लो, चाहे कोई भी अंग्रेज आम नागरिक क्यों ना हो, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है या फौजी भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है और उस शक के बुनियाद पर उसको सजाए मौत दिया जा सकता है। तो इस कदम से क्या हो गया कि जो विद्रोह था वो काफी हद तक रुक गया, लोग इसको शांत करने लगे क्योंकि सबको मौत का डर होता है, जिसके कारण से विद्रोह को आसानी से कुचल दिया गया।
जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिस्ट्री का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है और आप सबने देख ही चुका होगा कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन को कवर किया। और जो भी क्वेश्चन को कवर किया ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना है, और आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूं आप सब्सक्राइब करेंगे तभी क्लास का बेनिफिट उठा पाएंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।